हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के लॉ क्लासेस। मैं हूं काशिफ खान और मैं आज हिंदू लॉ के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैरिज के टॉपिक को। मैरिज क्या होती है हिंदू लॉ में उसको हम समझेंगे। बेसिकली इसका क्या नेचर होता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे और इसके रिगार्ड में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं इनके नेचर के ऊपर उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही हम इसका एक सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें हम जो काइंड्स ऑफ मैरिज है उसके एसेंशियल वगैरह हैं और उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको हम समझेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ हिंदू मैरिज की। तो हिंदू मैरिज, जैसा कि हम सभी को पता है कि हिंदू मैरिज जो इंडिया में है वो गवर्न होता है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब कोई भी दो पर्सन अगर हिंदू हैं वो शादी करते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल अगर शादी करते हैं तो उनकी जो मैरिज होगी वो गवर्न होगी इस लॉ के अंदर में, चाहे वो इंडिया में शादी कर रहे हों चाहे वो बाहर में शादी कर रहे हों। मतलब कि कोई अगर इंडियन सिटीजन है और वो हिंदू है और वो किसी दूसरी कंट्री में भी शादी करता है तो बाद में अगर वो इंडिया आते हैं तब भी वो उनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में उनकी शादी को गवर्न किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें को समझ लेते हैं कि हिंदू लॉ जो है वो क्या कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू रघुनंदन जो है, हिंदू मैरिज इज समथिंग विच इज़ मोर ऑफ रिलीजियस नेसेसिटी एंड लेस ऑफ फिजिकल लग्जरी। तो एक तरह से इनका कहना है कि जो रिलीजियस नेसेसिटी होती है, जो धर्म के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको करने के लिए जो है हिंदुओं के अंदर मैरिज की जाती है, ना कि फिजिकल लग्जरी को जो है वो पाने के लिए। मतलब यहाँ पे फिजिकल लग्जरी जो है वो यहाँ पे कम मान्यता रखता है, लेकिन जो रिलीजियस नेसेसिटी है वो ज़्यादा मान्यता रखता है। पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का जो है वो बाय टू गिव बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड है। जो पुराने ज़माने में मान्यता थी हिंदू मैरिज एक्ट में वो ये थी कि जो मैरिज का जो पर्पस है वो है कि बर्थ टू ए मेल चाइल्ड, एक मेल बच्चे को पैदा करना। अब क्यों पैदा करना, उसका ये रीज़न था कि वो बच्चा जो है पितृ ऋण जो है वो डिस्चार्ज करे। मतलब कि जब उसके फादर की डेथ हो जाए तो फादर की जो डेथ होगी वो उसकी जो फादर की चिता में आग लगाएगा, जो उनको जो है वो उनका क्रियाक्रम करेगा वो बेटा करेगा, उनके सारे जो सेक्रेट ऑब्लिगेशन है वो उनका बेटा करेगा, जिनसे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब ऋग वैदिक पीरियड में मैरिज को जो कंसीडर किया जाता था वो एक सैक्रामेंटल यूनियन कंसीडर किया जाता था। ये कहा जाता था कि मैरिज जो है वो एक यूनियन है, फ्लेश विथ फ्लेश और बोन विथ बोन। मतलब कि आपके जो एक रिश्ता है एक पार्टी का दूसरी पार्टी से वो एक घना रिश्ता है, यहाँ पे कहने का मतलब है। और ये एक इनडिविजुअलेबल है, मतलब कि एक बार आपकी शादी किसी से हो गई तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो जो है मरने के बाद ही जो है आप अलग होंगे एक दूसरे से। हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो अलाइव हैं तो जो वाइफ हैं वो जो है हस्बैंड को एज ए भगवान की तरह ट्रीट करेगी। वाइफ जो है वो उसकी अर्धांगिनी कहलाती है, उनका हस्बैंड के जो है बॉडी का आधा पार्ट कंसीडर की जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे वाइफ को जो अपने हस्बैंड के जितने भी एक्ट हैं उनके साथ जो है अपना इक्वल एक्ट शेयर करना होता है, उनके गुड के साथ उनके बैड के साथ, मतलब कि वो उनके अच्छे कर्म उनके बुरे कर्म सब में उनका जो पार्ट होता है वाइफ का। फिर यहाँ पे मैन को भी कहा गया है कि वो हाफ होता है, जब वो कंप्लीट कब होगा, जब वो शादी कर लेगा। फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कन्यादान का, कि जो फादर होते हैं मतलब कि ब्राइड के फादर हैं वो अपनी बेटी को डोनेट करेंगे जो मेल पर्सन होगा जिससे उसकी शादी हो रही है। और यहाँ पे सप्तपदी का भी कंसेप्ट था, जिसमें होता था क्या था कि जो आग होते थे, अग्नि होते थे, उनके 7 फेरे लिए जाते थे और ये कहा जाता था कि जो रिश्ता बना है वो 7 जन्मों तक के लिए बना है। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, जो एक तरह से इसको जो है रिलीजियस सैक्रामेंट का एक नेचर देते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का कंसेप्ट है कि ये सैक्रामेंट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो सैक्रामेंटल मैरिज है उसके लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं। तो किसी भी मैरिज को सैक्रामेंटल मैरिज कंसीडर करने के लिए 3 चीज़ें एसेंशियल है। पहला ये कि वो परमानेंट हो और इनडिसोल्युबल हो, मतलब कि एक बार हो गई शादी तो आपकी हो गई, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी कि वो इटर्नल यूनियन होती है, मतलब कि एक इंसान की शादी एक पर्सन से एक ही बार हो सकती है, दोबारा जब वो उसके मरने के बाद दूसरे किसी से शादी नहीं कर सकता। जैसे पहले की एक प्रथा थी, आपको शायद पता होगा कि सती प्रथा जिसको कहा जाता था, कि अगर किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको उसके हस्बैंड की चिता के साथ ही जला दिया जाता था।
फिर इसके बाद आता है कि ये होली यूनियन है, मतलब कि जब ये शादी होती है तो बहुत सारी रिलीजियस सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की जाती है। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो है एक अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, बहुत सारे पंडित जी जो है वो मंत्र पढ़ते हैं, जयमाला होती हैं, तो बहुत सारे जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्टेंस में है और ये रिलीजियस सैक्रामेंट कहलाता है, उसको समझते हैं। मॉडर्न चेंजेस की बात करें तो जैसे अब हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से कंसेप्ट ऑफ डिवोर्स आ गया। तो डिवोर्स के आने की वजह से ये परमानेंट और इनडिविजिबल जो है कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया। अब दोबारा फिर देखिए हम विडो रीमैरिज एक्ट का कंसेप्ट आया, और हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप देखेंगे तो वो भी जो है उस जो है सेकंड मैरिज की बात करता है डिवोर्स के बाद में। तो यहाँ पे जो हम इटर्नल यूनियन की बात करते हैं वो भी खत्म हो गई, क्योंकि अब जो पार्टीज है वो डिवोर्स के बाद या पति के या वाइफ की डेथ के बाद जो है दोबारा से शादी कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है। अगर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे आप तो ये कहता है कि मैरिज में बी सोलेमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी रीट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी, मतलब कि किसी भी पार्टीज की जो रिलीजियस सेरेमनी है, रिलीजियस रीट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो शादी हो सकती है। और सप्तपति जो है वो लिया जाएगा, मतलब कि जो टेकिंग 7 स्टेप बिफोर द सेक्रेड फायर, जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो भी अभी के टाइम में होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सैक्रामेंट होने के लिए किसी मैरिज को, वो अभी के टाइम में हिंदू मैरिज एक्ट फुलफिल नहीं करता है, लेकिन एक जो है वो फुलफिल करता है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है भाऊ राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैरिज मस्ट बी सेलिब्रेटेड और परफॉर्म्ड विथ प्रॉपर सेरेमनीज, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सोलेमनाइज्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स है इसका, ये एक तरह से कहता है कि मैरिज जो है वो सैक्रामेंट है और इसको एक तरह से स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है। अब बात करते हैं कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एक कॉन्टेक्चुअल मैरिज है। तो कॉन्टेक्चुअल मैरिज होने के लिए बहुत सारी चीज़ें एसेंशियल हैं, जैसे कि 2 पार्टीज होनी चाहिए और वो पार्टी जो है वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड कर चुकी हों। फिर पार्टी जो है वो साउंड माइंड होनी चाहिए, उनके बीच में जो कंसेंट दी गई है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और पार्टीज ने कंसिडरेशन दिया हो। तो यहाँ पे क्या वो सारी चीज़ें जो है फुलफिल करता है हिंदू मैरिज एक्ट, चलिए इसको देखते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हम बात करें तो जो लड़का है उसकी एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र में अगर शादी होती है, मतलब कि माइनर के बीच में अगर शादी होती है, तो वो वॉइडेबल मैरिज कहलाएगी और वो पनिशेबल भी होगी। वॉइडेबल यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं दिया गया है जो इस तरह की मैरिज को या तो वॉइड या तो वैलिड करा देता है। लेकिन अगर हम चाइल्ड मैरिज एक्ट को देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज एक्ट में इस मैरिज को वॉइडेबल कहा गया है, लेकिन ये पनिशेबल है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में भी और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट के अंदर में भी। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं अगर पार्टीज अनसाउंड होती हैं तो वहाँ पे मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगी। फिर अगर हम रीडिंग करें सेक्शन 5 को और सेक्शन 12 को, जो सेक्शन 5 है वो एसेंशियल ऑफ मैरिज की बात करता है, एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है मैरिज के लिए, और सेक्शन 12 जो है वो वॉइडेबल मैरिज की बात करता है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी भी तरह कोई डाउट नहीं है कि अगर पार्टीज की कंसेंट फ्री ना हो तो वहाँ पे जो मैरिज है वो वॉइडेबल होगी, और अगर कंसेंट फोर्स या फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है तब भी जो मैरिज है वो वॉइडेबल होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल है उसमें बस जो पहला एसेंशियल है वो एक तरह से देखा जाए तो वो फुलफिल होती है, लेकिन बाकी जो एसेंशियल है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में एक तरह से कंक्लूजन में लाएंगे तो ये कहा जाए कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ना ही पूरी तरीके से प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही प्योरली जो है एक सैक्रामेंट यूनियन है, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें जो है हिंदू मैरिज को क्या एक सैक्रामेंट या फिर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। तो वीडियो को आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी जो है इजीली वर्ड में मैंने इसको डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मोर अपडेट के लिए आप हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जो पेजेस हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप KRK लॉ क्लासेस से सर्च करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।